हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना यूपी टीजीटी इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 4। आज भी दोस्तों हम लोग पूरा यहाँ पे जितना आपका सिलेबस है पूरा सही प्रकार से कवर अप करेंगे। इसमें आपको लिटरेचर मिलेगा, ग्रामर मिलेगा, आपको पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा और आपका लिटरेरी टर्म्स एंड आपका फॉर्म्स मिलेगा और जो भी अदर चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है सब कुछ अच्छे से यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पूरी वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए जिससे कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सके। ओके दोस्तों, वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि इन विच ईयर विलियम शेक्सपियर बोर्न। कह रहा है विलियम शेक्सपियर का जन्म किस वर्ष हुआ था। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड बार बार आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एकदम से चीज़ों पे गौर करना है। कुछ रिपीट होंगे, कुछ आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। जिससे क्या है, जो पुराने क्लास को आपने पढ़ लिया है वो चीज़ें इसी बहाने से आपका रिपीट और रिवाइज प्रकार से आपका हर क्लास अच्छे से होता रहे। तो कह रहा है कि यहाँ पे इन विच ईयर वॉज विलियम शेक्सपियर बोर्न। कह रहा है विलियम शेक्सपियर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग को इसका आंसर अच्छे से पता है। इनका जन्म हुआ था यहाँ पे 1564 में, 1564 में हुआ था। और आप जानते हैं 23 अप्रैल और 1564 को इनका जन्म हुआ था। और आप जानते हैं 23 अप्रैल दिन सेम था, तारीख सेम थी और 1616 में जो है इनका मतलब मृत्यु भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बताया गया आपका, कह रहा है कि यहाँ पे शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्ट्रेटफोर्ड। इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। देखिए यहाँ पे कभी भी अगर ऑन करके आएगा तो आपको ऑन चूज नहीं करना, हमेशा चूज करना रहेगा। आपको वहाँ पे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन करके रहेगा। और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और कब हुआ था, हुआ था 23 अप्रैल 1564 में। 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे ट्रेडिशनली डेट मतलब जो वहाँ पे इंग्लैंड में जो मतलब कह रहा है कि आपके मतलब जन्म के 3 दिन के बाद में ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक एक रूप होता था कि बच्चों का नामकरण होता था। इसको हम बोलते हैं बैप्टिटाइज करना, जो कि इनका 26 अप्रैल को हुआ था। कह रहा है कि इनको ही इज नोन एज द बार्ड ऑफ एवन। इनको क्या है, एवन का कवि भी कहा जाता है। इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, इनको स्वान ऑफ एवन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ये किसने कहा था, ये कहा था इनको बेन जॉनसन ने कहा था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। क्वेश्चन आपका यहाँ पर नेक्स्ट आ गया है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी ट्रेजेडी जो विलियम शेक्सपियर की नहीं है। हेमलेट नहीं है, ओथेलो नहीं है, मैकबेथ नहीं है, या जो है यहाँ पर टेम्पेस्ट नहीं। कह रहा है कि इसमें से कौन सी है जो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी नहीं है। वैसे तो देखिए इनका पूरा का पूरा जो चारों विलियम शेक्सपियर का ही है। तो आप जानते हैं तीनों जो है आपका यहाँ पर ट्रेजेडी इनका, और आपका था टेम्पेस्ट यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, यहाँ पर ट्रेजेडी ये नहीं है, इसको बोलते हैं यहाँ पे हम रोमांस टाइप का। ठीक है, आप जानते होंगे इनके 4 ट्रेजेडी, इसको आप याद कर सकते हैं यहाँ पे होकम के नाम से। देखिए इसका शॉर्टकट ट्री है, हेमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है और मैकबेथ। तो इनका ये 4 यहाँ पर ट्रेजेडी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ बताया गया है, कह रहा है कि यहाँ पर द टेम्पेस्ट इज कंसिडर्ड आ रोमांस। इसी को बोलते हैं यहाँ पे ट्रेगिस, इसे हम कॉमेडी भी बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी को हम रोमांस बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे हम ट्रेजी कॉमेडी बोलते हैं यहाँ पे द टेम्पेस्ट। और टेम्पेस्ट जानते क्या है, इनका लास्ट कंप्लीट प्ले है, विलियम शेक्सपियर का लास्ट कंप्लीट प्ले है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे रिटायरमेंट प्ले, इसी को बोलते हैं यहाँ पे पार्टिंग टाइम प्ले भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे हेमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है और किंग लियर है। इनका क्या है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ग्रुप में ये फेमस है, जानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पर थर्ड आ गया है, कह रहा है कि हाउ मेनी सोनेट्स डिड विलियम शेक्सपियर राइट। कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं। तो क्या 100 थे, 124 थे, 154 थे या 156। तो आप लोग जानते हैं इन्होंने 154 सोनेट्स पूरे लिखे हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ पॉइंट आपको बताना है अभी, देखिए। कह रहा है कि यहाँ पे हिज सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन
1609 कह रहा है कि इनके सोनेट जो थे वो पब्लिश होते 1609 में। और सोनेट्स कह रहा है कि 1 से लेकर 126 तक यहाँ पे एड्रेस किसको किया गया है, एड्रेस किया गया यहाँ पे यंग मैन जिसका नाम था फेयर यूथ को। तो 1 से लेकर 126 तक जो है इनको एड्रेस किया गया है, किसको, यहाँ पे फेयर यूथ को। और यहाँ पे कह रहा है 127 से लेकर 152 कह सकते हैं इसका, 152 तक जो है इनको एड्रेस किया गया डार्क लेडी को। और जो यहाँ पे 153 था, 154 है, इसको जो है यहाँ पे एड्रेस किया गया है किसको, क्यूपिड को। क्यूपिड क्या मानते हैं हम लोग यहाँ पे, उनको देवता मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा जो इनका 37 जो प्ले है, 37 प्ले वो पब्लिश हुआ था, आप जानते होंगे 1623 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ, द वॉलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। कह रहा द फेमस लाइन इज फ्रॉम विच प्ले, कह रहा है ये लाइन जो है ये किस प्ले से ली गई है। कह रहा है कायर अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, वीर केवल एक बार मृत्यु को चीखते हैं या चखते हैं। ये लाइन जो है कहाँ से है, रोमियो जूलियट से है, जूलियस सीजर से है, हैमलेट से है और मैकबेथ से। तो आप जानते हैं ये लाइन जो है जूलियस सीजर से यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, जूलियस सीजर यहाँ पे ये है आपका। ठीक, इसका आंसर क्या है, दिस लाइन इज स्पोकन बाय जूलियस सीजर। ये लाइन जो जूलियस सीजर ने ही खुद बोला, और कब बोला, कहाँ बोला इसको बोला है एक्ट 3 में, और इसको सीन 2। देखिए यहाँ पे गलती हो गया हमारा, कह रहा है एक्ट 2 और यहाँ पे सीन 2 में। देखिए यहाँ पे एक्ट भी क्या है, 2 है, और यहाँ पर सीन भी जो है 2 है। तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा आप लोग। ये जो लाइन है बोला गया यहाँ पे जूलियस सीजर के द्वारा, और बोला गया यहाँ पे एक्ट 2 और सीन 2 में इसको बोला गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है हु इज ऑफन रिफर्ड टू एज द डार्क लेडी इन शेक्सपियरियन सोनेट। कह रहा है शेक्सपियर के सोनेट में डार्क लेडी को अक्सर किसको संबोधित किया जाता है या किसको बताया जाता है, एनी हैथवे को, क्वीन एलिजाबेथ को, अ मिस्टीरियस वुमेन आइडेंटिफाइड अननोन, या बिट्राइस को। तो जानते हैं कि ये महिला जो है आपकी, इनको अभी डार्क लेडी को क्या है यहाँ पे कोई परिचित नहीं हो पाया इनसे। ये अभी क्या है, मिस्टीरियस एक प्रकार की लेडी और वुमेन है, इन तीनों में से यहाँ पे किसी को नहीं, एक प्रकार के अननोन लेडी जिनके लिए उन्होंने इसको लिखा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिएगा पॉइंट है आपका, कह रहा है कि क्या मिस्टीरियस वुमेन है। ठीक है, और कह रहा है द आइडेंटिटी ऑफ डार्क लेडी, ये आपका क्या यहाँ पे 1 बताया गया था, 27 से लेकर के 154 तक जो सोनेट था आपका 150 बताया गया था, ऊपर आपको 2 तक था आपका, ये लिखा गया डार्क लेडी के लिए ही लिखा गया। और बताया गया था आपको 153 से लेके 154 जो आपका था ये लिखा गया था क्यूपिड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पर नेक्स्ट आ गया है जो कि 6 नंबर है। कह रहा है कि विच प्ले फीचर्स द करेक्टर पक। कह रहा है किस नाटक में पक नाम का करेक्टर है, पक नाम का करेक्टर, इसको यहाँ पे पुक कहा गया, पक नाम का करेक्टर है। 12th नाइट में है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है, एज यू लाइक इट में है, द टेम्पेस्ट में। तो जानते हैं यहाँ पे जो पक नाम का करेक्टर है आपका वो अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है। आप जानते हैं क्या रहता है, एक प्रकार का ये जादूगर रहता है। यही तो क्या करता है, सबकी आंखों में क्या करता है, ला करके एक फूलों का बना एक सुगंधित पदार्थ डाल देता है, जिससे क्या होता है जो सब लोग क्या होते हैं थोड़ा सा सबका दिमाग भ्रमित हो जाता है, और कहता है कि जो इस नींद से जगेगा वो तुरंत जिसको सामने देखेगा उसको उससे प्रेम हो जाएगा। आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पे आंसर आपका यही है, कह रहा है कि यहाँ पे पक इज आल्सो नोन एज रॉबिन गुड फिलो, इसी को हम लोग रॉबिन गुड फिलो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये क्या था, एक प्रकार का मिस्चीवियस क्या थी, ये फेरी थी, और किसमें, इस कॉमेडी में पक। क्वेश्चन आपका यहाँ पर नेक्स्ट आ गया, कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ शेक्सपियर्स ओनली सन। शेक्सपियर के जो एक लौटा बेटा था उसका क्या नाम था बताया गया, पूछा गया। हेमलेट था, जॉन था,
विलियम था। तो आप जानते होंगे इनका जो एक लौटा बेटा था उसका नाम था हैमलेट, जिसकी मृत्यु 11 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया, इसका पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे हैमलेट है, कह रहा है शेक्सपियर से हाइड ट्विंस, शेक्सपियर के मतलब जुड़वा बच्चे हुए थे, एक हैमलेट एक जूडिथ विद एने हैथवे। एने हैथवे कौन से, इनके द्वारा, मतलब ये इनकी वाइफ का नाम है। फिर कह रहा है हैमलेट डाइड एट द एज ऑफ 11, और हैमलेट की मृत्यु 11 वर्ष की अवस्था में 1596 में हो गई थी। कह रहा है कि 1596 में जो है इसका डेथ हो गया था 11 वर्ष की अवस्था में हैमलेट का, विच ग्रेटली अफेक्टेड हिज लेटर वर्क। उसके बाद में क्या हुआ, विलियम शेक्सपियर के बाद में जो इसके बाद मतलब जो शेक्सपियर ने अपने नाटक लिखे उनमें क्या है, इनका इसका दुख मतलब जो है वो दिखाई पड़ा था हैमलेट का प्रत्येक नाटक में। और जानते हैं कि हैमलेट जो है ये तो पूरा का पूरा इसे क्या है, प्रभावित नाटक एक प्रकार का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कह रहा है कि द फर्स्ट फोलियो अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। क्या शेक्सपियर के नाटकों का प्रथम संग्रह फर्स्ट फोलियो जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, 16 में, 1616 में, 1626 में या 32 में। तो आप जानते होंगे जो इनका पहला पब्लिकेशन था इनके नाटक का प्ले का, और 23 था। कब था, 1623 था। ठीक, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि यहाँ पे आंसर आपका ये, इट वॉज पब्लिश्ड बाय हिज फ्रेंड। कह रहा है कि किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, उनके फ्रेंड के द्वारा। आप जानते हैं 1623 जब बोले यहाँ पे तो क्या है, विलियम शेक्सपियर का डेथ जो है 1616 में हो गया था। तो इनके मृत्यु के बाद में इनके मित्रों ने, जिनका नाम था जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल, ये दो लोग मिल करके जो है इनके पब्लिकेशंस को इसको पब्लिश किए थे, इनके प्ले को। इट कंटेन 36 प्ले। कह रहा है कि इसमें 36 प्ले को इन्होंने क्या किया था, पब्लिश किया था। एक्सक्लूडेड पेरिकल्स एंड द टू नोबल किंग्समैन। इसमें क्या है, दो को हटा दिया गया था, पेरिकल्स और द टू नोबल किंग्समैन को पब्लिश नहीं किया गया था, ओनली क्या टू ही को 36 का पब्लिश किया गया था बस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि यहाँ पे विच प्ले इज नोन एज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। कह रहा है विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले इसमें से कौन सा है, हैमलेट है, किंग लियर है, ओथेलो है या मैकबेथ है। आप जानते होंगे कि हैमलेट क्या है, विलियम शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है, जिसमें लगभग 4000 से 4200 तक लगभग इसमें वर्ड्स हैं। और आपका ओथेलो क्या है, इनका शॉर्टेस्ट प्ले है, जिसमें लगभग 1700-1800 वर्ड्स में दिए गए हैं। और आप जानते हैं हैमलेट का यहाँ पे थीम क्या था, इनडिसीजन था, आप जानते होंगे। किंग लियर का क्या था, इनग्रेटिट्यूड था प्लस बिट्रियल था। ओथेलो का जेलसी था। और मैकबेथ का क्या था, एम्बिशन इसका थीम था। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पॉइंट में। यहाँ बताया गया है, कह रहा है कि हैमलेट, आपका आंसर होगा, कह रहा है हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले वाइल द कॉमेडी ऑफ एरर इज द शॉर्टेस्ट। हाँ देख लीजिए क्या बोला गया आपका, हैमलेट इनका क्या था, सबसे लंबा था, लेकिन सबसे छोटा कौन सा था आपका यहाँ पे, शॉर्टेस्ट था। आप जानते हैं ये कॉमेडी, लेकिन ट्रेजेडी की बात करते हैं तो मैकबेथ इनका शॉर्टेस्ट यहाँ पे ट्रेजेडी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इसमें, कह रहा हु वॉज द रूलर ऑफ इंग्लैंड फॉर द मेजोरिटी ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर। क्या शेक्सपियर के करियर के अधिकांश समय में इंग्लैंड का शासक कौन था उस समय, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, या किंग जेम्स फर्स्ट थे, या किंग हेनरी यहाँ पे 8 थे, या क्वीन मैरी थी। तो आप जानते होंगे कि अधिकांश इनका प्ले जो है वो क्या था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पर ही हो गया था। देख लीजिएगा यहाँ पे आंसर, कह रहा आंसर आपका वही कह रहा है कि हिज अर्ली वर्क वॉज अंडर एलिजाबेथ फर्स्ट, जिसे हम एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानते हैं, एंड हिज लेटर वर्क वॉज जेम्स फर्स्ट, जिसे हम जैकोबिन एज कहते हैं। उसके बाद क्या इनका जो किंग बने थे वो कौन थे, जेम्स फर्स्ट थे, और उसी को हम लोग यहाँ पे जैकोबिन एज के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका लिटरेचर का इतना आपका सेक्शन ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने जो वोकेबलरी प्लस ग्रामर की तरफ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब
यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं इम्पोर्टेंट। कह रहा है कि इनका डेथ और इनका बर्थ और इनका डेथ क्या था, वो क्या था। आप जानते हैं बर्थ इनका 1564 में था और डेथ इनका था 1616 में। कह लेकिन इनका क्या था, डेट दोनों सेम था। कह रहा बोर्न एंड डाइड ऑन द सेम डेट। इनका मतलब जो जन्म और इनकी मृत्यु जो है वो सेम डेट 23 अप्रैल को ही हुई थी। फिर क्या बताया गया यहाँ पे, द ग्लोब थिएटर, शेक्सपियर वाज पार्ट ओनर ऑफ द ग्लोब थिएटर बिल्ट इन 1599। कह रहे ग्लोब थिएटर जो कि उसमें क्या था, ये भागीदार थे, इसमें पार्टनर थे। वो कब बना था, वो बना था यहाँ पे 1599 में बना था, 1599 में। देन कह रहा आगे क्या, द लास्ट ईयर, कह इनका जो लास्ट ईयर जो बताया गया है वो कब से कब तक था, वो 1582 1805 से लेकर के 19, यहाँ पे गलत बोल दिया है, कह रहा है कि 1582 से लेकर के वो था यहाँ पे 15 जो है 92 तक था। देख लीजिए ये इनका क्या था, लास्ट ईयर बोलते हैं। क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बनता है, ठीक। फिर कह रहा है कि नरेटिव पोएम्स यहाँ पे 2 लिखी थी। विनस एडोनिस था यहाँ पे, जो कब लिखा गया था 1593 में, और द रेप ऑफ लूकस लिखा गया था 1594 में। इसी को बोलते हैं यहाँ पे, इन 2 पोएम्स को बोलते हैं विलियम शेक्सपियर के नरेटिव पोएम्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आगे कह रहा है कि क्रिटिक्स इनके क्या थे, बेन जॉनसन ने इनके बारे में क्या कहा है, कहा गया ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बिल्ट फॉर ऑल टाइम। देखिए ये कोर्स जो था, ये क्रिटिक्स जो था, कहा गया था बेन जॉनसन के बारे में कहा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा आता वोकैबुलरी का यहाँ पर सेक्शन चालू होता है। ये कह रहा है कि आपका देखिएगा, कह रहा है चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर टू एबंडन। कह रहा है एबंडेंस के करीब या इसका आपको सिमिलर या इसका सिनोनिम्स वर्ड बताना है। आप जानते हैं एबंडन मीन्स होता है गिव अप करना, छोड़ना या त्यागना होता है। गिव अप होता है या टू लीव होता है, आप जानते होंगे। तो कह रहा है इसका सिनोनिम्स क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। क्या यहाँ पे होगा आपका रिक्लिस होगा या रिटेन होगा या चेरिस होगा। आगे इसका एक ऑप्शन आपका नीचे है, ये एडॉप्ट है। तो बताइएगा इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा आपका, त्याग देना, पास रखना, संजोना, अपनाना। आपको बताया गया एबंडन मीन्स होता है छोड़ना या त्यागना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, यहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ पर ये बनेगा आपका रिंकलिस हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको बताया गया, दिया गया है। कह रहा है कि यहाँ पे मीनिंग क्या है आपका, आगे देखिए बताया गया। कह रहा है कि यहाँ पे मीनिंग बताया गया, टू गिव अप, टू गिव, टू लीव या टू गिव अप कम्प्लीटली, पूरी तरह छोड़ना होता है। कह रहा है अबंडन मीन्स क्या होता है, पूरी तरह छोड़ना होता है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, फॉरसेक होता है, क्विट होता है और डिस्कार्ड होता है। ध्यान रखिएगा इसको हमेशा अच्छे से आप लोग। इसका एंटोनिम क्या होता है, कीप होता है, स्टे होता है और कॉन्टिन्यू होता है। इसका बताया गया यहाँ पे यूज करके बताया गया एग्जाम्पल आपके लिए। कह रहा है ही हैड टू एबंडन हिज कार इन द स्नो। कह रहा है कि उसको क्या है, बर्फ़ में अपने कार को छोड़ना पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है। कह रहा है कि चूज द मोस्ट, चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट टू। कह रहा है कि आपको क्या है, इस वर्ड का आपको यहाँ पे छांटना है अपोजिट, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एंटोनिम वर्ड, जिसकी हिंदी क्या होती है, विलोम शब्द या इसके उल्टे शब्द को आपको छांट करके बताना है। तो आप जानते हैं एरोगेंट मीन्स होता है, एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी, घमंडी होता है। तो कह रहा है कि इसका एंटोनिम क्या होगा, तब तो इसका एंटोनिम क्या होगा आपका, ये हम्बल विनम्र होगा आपका, ठीक है। क्योंकि देखिए हॉटी मीन्स घमंडी, प्राउड मीन्स घमंडी गर्वित होता है, और वेन मीन्स भी बेकार और घमंडी होता है। तो इसका एंटोनिम इसका हमारा बनेगा अपोजिट, क्या बन जाएगा यहाँ पर, हम्बल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका आपको मिलेगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स। ये है, कह रहा है कि ये वर्ड आ गया है। कह रहा है कि यहाँ पे हैविंग एन एग्जीरेटेड सेंस ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस। कह रहा है क्या मीनिंग आएगा इसका, अभिमानी या घमंडी। कह रहा है जब मतलब क्या इंसान अपने खुद को ज़्यादा महत्व देने लगे, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम एरोगेंट, जिसकी हिंदी क्या होती है, घमंडी या होता है अभिमानी। कह रहा है इसका सिनोनिम क्या होता है, इसका होता है कंसीटेड,
और ओवर वियरिंग होता है। और इसका एंटोनिम क्या होता है? मॉडेस्ट होता है, मीक होता है और पोलाइट होता है। ध्यान रखिएगा, इसका सिनोनिम क्या बनेगा? कंसीटेड, ओवर वियरिंग बनेगा, और इसका बनेगा एंटोनिम मॉडेस्ट, मीक और पोलाइट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आ गया, कह रहा है कि यहाँ पर फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ बेनवोलेंट। कह रहा है बेनवोलेंट का जो है आपको यहाँ बताना है सिनोनिम्स। तो जानते हैं बेनवोलेंट मीन्स होता है दयालु या उपकार करने वाला। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा काइंड। आप जानते हैं सिनोनिम क्या होता है? सेम वर्ड वाला जो होता है आपको, सेम मीनिंग वाला आपको वर्ड बताना होता है आपका। तो क्रूअल आपका हो नहीं पाएगा, बेनवोलेंट भी आपका नहीं हो पाएगा, और आपका यहाँ पे स्टिंगी, देखिए इसका बुरा चाहने वाला, इसका क्रूर होता है, इसका होता है कंजूस। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा आपका वो हो जाएगा आपका काइंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया गया कुछ पॉइंट्स है आपके लिए। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, इसका हमारा सिनोनिम क्या हो गया? काइंड हो गया। कह रहा है कि वेल मीनिंग एंड काइंडली, इसकी मीनिंग क्या होती है? परोपकारी या दयालु होता है। कह रहा है कि इसका सिनोनिम क्या होता है? जनरस होता है, चैरिटेबल होता है, अल्ट्रुस्टिक होता है, और इसका एंटोनिम क्या होता है? अनकाइंड होता है, माइजरली होता है, और स्पिट फुल करके आता है इसका। इसका यूज देखते हैं, कह रहा है कि आ बेनवोलेंट किंग हेल्प हिज पीपुल। कह रहा है कि एक दयालु कृपालु व्यक्ति अपने लोगों की सहायता करता है, उनके सही प्रकार से देखभाल करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया है 4 है, जो कि आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि एंटोनिम। कह रहा है कि कैंडिड वर्ड का एंटोनिम क्या होगा इनमें से? आप जानते हैं कैंडिड वर्ड मीन्स होता है फ्रैंक, मीन्स होता है स्पष्ट, स्पष्ट होता है आपका। तो देखिएगा यहाँ पे साफ साफ इसका एंटोनिम क्या होगा आपका? देखिए फ्रैंक तो आपका इसका बन गया यहाँ पे सिनोनिम, और यहाँ पे क्या है? डिसेप्टिव, और आपका ऑनेस्ट, और आपका यहाँ पे डायरेक्ट। तो देखिए इसका हमारा यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी, क्योंकि कैंडिड मीन्स होता है स्पष्ट, स्पष्ट होता है या तो ईमानदार होता है। तो इसका उल्टा रखिएगा, एंटोनिम वर्ड रखिएगा आपका यहाँ पे डिसेप्टिव, इसकी मीनिंग होती है धोखेबाजी या होता है कपट पूर्ण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बताया गया आपको यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से। कह रहा है कि इसका मीनिंग क्या आएगा? ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। इसकी मीनिंग क्या? कैंडिड मीन्स क्या होगा आपका यहाँ पर आएगा? स्पष्टवादी या खरा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम देखिएगा, इसका ब्लंट होता है या आउट स्पोकन होता है, और इसका एंटोनिम होता है यहाँ पे इवेसिव, डिसऑनेस्ट और सीक्रेटिव होता है। कह रहा है यहाँ पे लेट मी बी कैंडिड विद यू, कह रहा है मुझे साफ साफ कहने दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको अच्छे से देख लिया। देखिए जो पॉइंट चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, जिससे बाद में आपको उसको रिपीट करने में, रिवाइज करने में आपको वो थोड़ा से ज़्यादा इजी लगे आपका। वीडियो अगर बहुत स्लो है तो इसको आप थोड़ा से स्पीड अप करके भी अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे वन वर्ड आपका सब्स्टिट्यूशन आ गया। कह रहा है कि आ पर्सन हु ईट्स टू मच। कह रहा है कि वो इंसान, एक इंसान जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे ग्लूटन बोलते हैं, या गारमोट बोलते हैं, या ओमनिवोरस बोलते हैं, या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग फास्टिजियस। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है आपका यहाँ पे ग्लूटन मीन्स होता है पेटू या ज़्यादा खाना खाने वाला। और देखिए यहाँ पे गुरमेट मीन्स क्या होता है? खाने का। यहाँ पे होता है पारखी मीन्स क्या है? कई प्रकार के या बहुत प्रकार के खाने को पसंद करने वाले को हम गोरमेट बोलते हैं। ओमनी कह रहा है कि ओरस जो सर्वाहारी होते हैं। कह रहा है कि जो दोनों प्रकार के या सब प्रकार के भोजन खाते हैं उन्हें कहते हैं यहाँ पे हम ओमनी ओरस। जो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे ओमनी ओरस। नीचे बताया गया आपको यहाँ पे, कह रहा है कि फास्टिजियस। कह रहा है कि यहाँ पे तुक क्या है? तुक मिजाज। कह रहा है कि यहाँ पे इसका होता है तुनका मिजाज, मतलब क्या होता है? जो अपने मिजाज के होते हैं, जिनको संतुष्ट करना आसान नहीं होता है, उनको बोलते हैं यहाँ पे हम फास्टिजियस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो आपका ग्लूटन वर्ड है, इसका कह सकते हैं यहाँ पे हमारा सिनोनिम क्या आता है? यहाँ पे गोरमैंड होता है और गोबलर होता है, गोबलर। और इसका एंटोनिम क्या आएगा? डाइटर आएगा, या आएगा एबेस्टेनर। तो देखिए इसका भी यहाँ पे आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको इतना अच्छे से
बता दिया गया। ठीक है, समझ लीजिए वीडियो आपके लिए रियलिटी बता रहे हैं कि 100% बहुत ज़्यादा आपके लिए ये होने वाली है, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और समझिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा साबित हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ रहा है, कह रहा है कि चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर टू डिलीजेंट। कह रहा है कि डिलीजेंट वर्ड का यहाँ पे आपको सिमिलर वर्ड छांट करके बताना है। वो आप जानते हैं डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी या मेहनती, तो बताना आपको यहाँ पे सिमिलर या बताना आपको यहाँ पे सिनोनिम वर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका इंडस्ट्रियस, जो साफ साफ देखिए बता रहे हैं यहाँ पे सेम मीनिंग इसका यहाँ पर रख रहा है। लेजी इसका एंटोनिम बन जाएगा, इसका केयरलेस भी एंटोनिम बन जाएगा और इसका आइडल भी बन जाएगा एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ बताया गया आपको अच्छे से इसके बारे में, कह रहा है इसका आंसर क्या आएगा आपका इंडस्ट्रियस करके आएगा। कह रहा है शोइंग केयर एंड इफर्ट इन वंस वर्क। कह रहा है कि जो अपने काम को अच्छे से करता है, वो अपने काम में मन लगाता है, उसे कहते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिलीजेंट। इसकी हिंदी मीनिंग होती है परिश्रमी या मेहनती होता है, और सिनोनिम क्या होता है इसका इंडस्ट्रियस होता है। देखिए यहाँ पर भी इसके सिनोनिम दिए गए हैं आपके। कह रहा है यहाँ पे क्या आएगा एसिडियस करके आएगा, या हार्ड वर्किंग भी इसका सिनोनिम होता है, और इसका एंटोनिम क्या होता है स्लॉथफुल होता है, यह होता है लेथार्जिक। कह रहा है सक्सेस कम्स टू डिलीजेंट स्टूडेंट्स। कह रहा है कि जो स्टूडेंट परिश्रमी होते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। ध्यान रखिएगा इस लाइन को अच्छे से आप लोग भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि आपका चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ फ्रेगिल। कह रहा है फ्रेगिल वर्ड का आपको यहाँ बताना है, इसका अपोजिट वर्ड बताना है, या बताना है इसका एंटोनिम वर्ड। तो आप जानते होंगे फ्रेगिल मीन्स होता है, आप जानते हैं कमज़ोर होता है, नाजुक होता है। तो इसका आपका जो सिनोनिम बनेगा वो तो आपका बन जाएगा, आपको पता है रिबस्ट करना, इसका वीक होता है, बट बताना आपको इसका जो है बताना अपोजिट वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे रिबस्ट हो जाएगा यहाँ पर मजबूत। तो डेलीगेट, ब्रिटल, वीक इसका सिनोनिम है, और इसका रिबस्ट जो है इसे कहते हैं रोबस्ट, रोबस्ट लिखा से प्रकार से, उसको बोलते हैं यहाँ पर हम लोग इसका एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो कह रहा है कि यहाँ पर इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड, क्षण भंगुर या होता है यहाँ पे नाजुक, जिसको पता आपने बात पर फ्रैगिल। ठीक है, इसका हमारा एंटोनिम होता है रोबस्ट, मजबूत। तो कह रहा है इसका सिनोनिम आपका यहाँ पे फ्रेल भी होता है और फीबल भी होता है, और इसका एंटोनिम होता है स्ट्रॉन्ग, टफ या ड्यूरेबल भी होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, कह रहा है कि हैंडल दिस ग्लास केयरफुली इट्स फ्रेगल। कह रहा है कि इस ग्लास को सही से पकड़ो क्योंकि यह कमज़ोर है, नाजुक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए कह रहा है कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ गैरेलस। कह रहा है कि गैरेलस का आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम वर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका साइलेंट आएगा, टाकटिव आएगा, कम बोलने वाला आएगा, या आएगा आपका शांत। तो जानते हैं गैरेलस मीन्स होता है बातों नहीं, ज़्यादा बात करने वाला, तो इसका सिनोनिम्स आ जाएगा आपका यहाँ पर टाकटिव। ठीक है, साइलेंट यहाँ पे रिजर्व्ड, क्वाइट इसका बन जाएगा एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्डों को आपको थोड़ा अच्छे ध्यान देना है, और यहाँ पे देख लिखा है गैरलेस। अगर इसको हम लोग थोड़ा मजाक में लेते हैं तो यहाँ पे लिखा है गर्ल। गर्ल मतलब जो ज़्यादा बात करते हैं उनका थोड़ा बना यहाँ पर ट्रिक, लड़के ज़्यादा बात करते हैं तो उसको ज़्यादा देखिए गैरलेस मिलता है बात तो नहीं है, ज़्यादा बात करने वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है कि एक्सेसिव टाक्टिव और स्पेशली ऑन ट्राइवियल मैटर्स। कह रहा है कि बहुत बोलने वाला या बातों को बोलते हैं हम केयरलेस। ठीक, इसका सिनोनिम बन जाएगा यहाँ पे लोकासियस या चैटी, लोकासियस या चैटी, और इसका एंटोनिम क्या आएगा टैसी टर्न या आएगा आपका रेटिसेंट करके आएगा। ठीक है, और इसका बन जाएगा एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है माई नेबर इज क्वाइट गैरलेस। कह रहा है कि मेरा पड़ोसी जो बहुत ज़्यादा बातोनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। कह रहा है हॉस्टाइल का जो है एंटोनिम वर्ड इसमें से कौन सा है, क्या आपका फ्रेंडली है,
एग्रेसिव है, एंटागोनिस्टिक है, या आपका एडवर्स है। तो आप जानते हैं हॉस्टाइल मीन्स होता है, आप जानते होंगे शत्रु, या होता आक्रामक। तो इसका एंटोनिम जो आएगा आपका बन जाएगा यहाँ पर फ्रेंडली बन जाएगा आपका। ये तीनों वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं और इसमें फ्रेंडली इसका बन जाएगा यहाँ पर एंटोनिम। इसको बोलते हैं इसका हम लोग अपोजिट वर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बताया गया आपको अच्छे से। यहाँ पर कह रहा है कि शोइंग और फीलिंग अपोजिशन और डिसलाइक अनफ्रेंडली। कह रहा है कि यहाँ पर शत्रुतापूर्ण मतलब विरोध करना, या मतलब क्या होता है अपना व्यवहार दिखाना। कह रहा है इसका सिनोनिम बन जाएगा आपका अनफेवरेबल या कॉन्ट्रेरी, और इसका एंटोनिम बन जाएगा एमिकेबल, काइंड और कॉर्डियल। कह रहा है पे द क्राउड ग्रीव हॉस्टाइल व्हेन द शो वॉज कैंसिल। कह रहा है जब शो कैंसिल हुआ तो वहाँ पे क्या है, भीड़ एकदम से आक्रामक हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आपका इडियम फ्रेज से आ गया। कह रहा है कि इन नटसेल। इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग क्या होती है? इन अ डेकोरेटिव बॉक्स होता है, या ब्राइटली एंड क्लियरली होता है, या टू बी इन ट्रबल करके आता है, या अंडर आ सेल करके आता है। देखिए नट सेल को आपको सेल से कंपेयर नहीं करना। देखिए नट सेल मीन्स क्या होता है कि संक्षिप्त होता है, छोटे रूप में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राइटली एंड क्लियरली, संक्षेप और साफ तौर पर। देखिए ईडियम फ्रेजेस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको देखिए हर तरीके से हर चीज़ अच्छे से कवर अप करके रखना है। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए अलग अलग जो एक सेक्शन बना देंगे कि आपका कम से कम 100 जो है ईडियम फ्रेजेज, 100 एंटोनिम्स, 100 सिनोनिम्स, 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब चीज़ें आपके लिए स्पेशली ला करके आपको अच्छे से हम पढ़ा देंगे, जिससे एक साथ एक वीडियो में हर चीज़ों को सही प्रकार से आप लोग कवर अप कर सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखा है, कह रहा है कि यहाँ पे ब्राइटली एंड क्लियरली होता है इन अ नटसेल की मीनिंग। ठीक है, क्या टू डिस्क्राइब समथिंग इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। कह रहा है कोई चीज़ को क्या संक्षेप में कम से कम शब्दों में कह देना कहते हैं यहाँ पे हम इन नटसेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर इसका सिनोनिम दिया गया है, कह सकते हैं यहाँ पे हम कंसाइसली, या बोलते हैं यहाँ पे हम सोसिसली, या बोलते हैं इसको हम एंटोनिम का क्या आएगा आपका यहाँ पे आएगा लेंथली आएगा वर्बोज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका एग्जांपल कह रहा है टेल मी योर स्टोरी इन ए नटसेल। कह रहा है कि अपनी कहानी मुझे संक्षेप में बताओ। तो आपने इस प्रकार से वोकैबुलरी को देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। अब हमारा आ गया यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका। देखिए इंग्लिश की जब बात करें तो चाहे आपका लिटरेचर हो चाहे ग्रामर को कंप्लीट सेक्शन आपको जो सही प्रकार तैयार करना होगा, जिससे एग्ज़ाम के समय आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और सबको डीप और अच्छे से समझना है क्लियर मोड में। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन। कह रहा है अंडरलाइन जो वर्ड आपका है उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको पहचान करके बताना है। तो ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। कह रहा है उसने एक सप्ताह तक व्रत रखा था। तो कह रहा है इस फास्ट, देखिए ज़रूरी सबसे ज़्यादा क्या है कि आपको वर्ड की मीनिंग भी आनी चाहिए, नहीं तो आप सीधे वर्ड देख के मत कहिएगा फास्ट मीन्स होता है तेज। सेंटेंस का आपको मीनिंग निकालना भी है, वर्ड की मीनिंग भी आए, तभी सही प्रकार से आप चीज़ों को समझ पाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच को या ग्रामर सेक्शन को। देखिए वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी होता है, सेंटेंस का मीनिंग निकालना। इसी से क्या होता है आधी बातें क्लियर हो जाती है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए फास्ट जो वर्ड है आपका यहाँ पे कह रहा है ही केप्ट द फास्ट, उसने व्रत रखा था। देख लीजिए अगर ये फास्ट वर्ड किसी नाउन के पहले आता तो ये बन जाता आपका एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर ये खुद ही नाउन बन गया, एक व्रत का दिखा रहा। अगर कहते इसको हम तेज मीनिंग आता तेज, तब आता आपका यहाँ पे एडजेक्टिव, लेकिन जब इसकी मीनिंग व्रत या उपवास करके आया तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर नाउन। ठीक है, नाउन बनेगा आपका, यहाँ पर टिक करना हमको यहाँ पर ए पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ समझाया गया आपको हर चीज़ अच्छे से, देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए वर्ड है, कह रहा है हेयर फास्ट इज प्रोसीडेड बाय द आर्टिकल द। कह रहा है यहाँ पे क्या है आपका जो फास्ट वर्ड है ये द के क्या है साथ में आया है, विच इंडिकेट्स इट इज एक्टिंग एज अ नाउन
जो कि एक प्रकार के नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे मीनिंग अ पीरियड ऑफ नॉट ईटिंग। कह रहा है कि फास्ट मीन्स क्या होता है कि कुछ समय तक खाना ना खाना, उसी को बोलते हैं हम फास्ट। कह रहा है कि यहाँ फास्ट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, जो यह दर्शाता है कि यह संज्ञा नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, व्रत या उपवास होता है। देख लीजिए यहाँ पे बताया गया आपका, ये कह रहा है कि फास्ट मीन्स यहाँ पे अगर हमारा उपवास आएगा तो नाउन है, अगर इसकी मीनिंग तेज आएगी तो बन जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव, या बन जाएगा आपका इसका एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, सिनोनिम क्या होता है इसका, यहाँ पे देखिए इसका होता है एब्स्टिनेंस होता है, स्टारवेशन होता है और रैपिड होता है। ये जो इनके सिनोनिम्स है। और इसका एंटोनिम क्या बनेगा यहाँ पे, ग्लूटनी होता है, स्लो होता है या लेजरली होता है। तो याद रखिएगा, देखिए ये सब चीज़ें बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो जल्दी कहीं मिलती नहीं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से आपको समझ लेना और नोट भी कहीं इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो देख लीजिएगा ये वर्ड आपका यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका राउंड वर्ड है, इसका आपको बताना पार्ट ऑफ स्पीच। ये राउंड वर्ड क्या है, पहले पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। लिखा है द अर्थ मूव्स या रिवॉल्व्स राउंड द सन। कह रहा है कि क्या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती, सूर्य के आसपास किनारे किनारे गोल गोल घूमती है। तो कह रहा है राउंड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, नाउन है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है कि द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। कह रहा है राउंड मतलब सन के मतलब जो है किनारे किनारे घूमती, गोल घूमती है। तो ये क्या वर्ड आपका जो यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है आपके सन, जो कि एक नाउन वर्ड है। जब कोई नाउन को आपका मॉडिफाई करता है या यहाँ पे डिस्क्राइब करने का काम करता है, उसके बाद हम तो उसको बोलते हैं यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव। तो ये वर्ड बन जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव आपका। यहाँ पे वर्ड आपका जो है सीधे जो है यहाँ पे नाउन के पहले आया, लेकिन यहाँ पे क्या इसकी मीनिंग क्या बता रहा है आपका, यहाँ पे दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, किसको, आपके अर्थ को और आपके सन को। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन बन जाएगा आपका। ठीक है, ये बता रहा है स्थिति, बता रहा है स्थान। ओके, अगर आपका ये द ना आया होता तो अगर इसके पहले आता राउंड द सन, राउंड देख लीजिए, राउंड मतलब राउंड, सन राउंड, तो यहाँ पे बन जाता आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो कह रहा है कि हेयर राउंड शोज द रिलेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। कह रहा है यहाँ पे जो राउंड वर्ड है आपका, ये संबंध दिखा रहा है सूर्य और यहाँ पृथ्वी के बीच में। यहाँ पे इसलिए क्या यहाँ पे इसको हम मान सकते हैं यहाँ पर हम नाउन। ठीक है, इसको मान सकते हैं यहाँ पे हम प्रीपोजिशन। गलती क्यों होती बार बार। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि यहाँ राउंड पृथ्वी और सूर्य के बीच का संबंध है, जो चारों ओर गति को दिखाता है। यहाँ संज्ञा द सन को गवर्न कर रहा है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बता भी रहा है, इसलिए यहाँ पे ये प्रीपोजिशन बन जाएगा। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही टफ लेवल की चीज़ है, तो बहुत ध्यान देना होगा आपको। देखिए गलती कैसे हो जाती है, बस थोड़ा सा ना चीज़ों को गौर से देखने से, समझने से। कह रहा है कि देख लीजिए यहाँ पे इसका वर्ड क्या होता है, रिवॉल्व मीन्स क्या होता है, यहाँ पर घूमना या परिक्रमा करना होता है। सिनोनिम क्या बन जाएगा इसका, रोटेट, ऑर्बिट और सर्किल बन जाएगा किसका, इस रिवॉल्व वर्ड का। इसका एंटोनिम क्या बनेगा, बनेगा यहाँ पे स्टैग्नेट, जिसकी मीनिंग होती है स्थिर, और बनेगा स्टैंड, जिसकी मीनिंग होती है यहाँ पे खड़े रहने की जगह पे स्थिर रहना या जमे रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गलती के लिए खेद है, माफ़ कीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी चीज़ें गौर से नहीं देखते हैं तो हम लोग चीज़ें उसमें गलत ही कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, कह रहा है हेयर इज लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया। कह रहा है ही इज लिखा, ही इज लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया। कह रहा है कि इसमें जो आपका अंडरलाइन वर्ड है इसको बताना है, क्या है आपका, ही इज लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया। कह रहा है कि वो इंडिया के बाहर बहुत कम चीज़ों को जानता है। तो यहाँ पे क्या आप लिटिल क्या आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है और आपका यहाँ पे कंजक्शन है। देखिए यहाँ पे जानने की बात की, देखिए आपका ये वर्ब है। जब कोई वर्ड आपका वर्ब के पहले आएगा तो वहाँ पे वो एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड आपका बन जाएगा यहाँ पे एडवर्ब। नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव, वर्ब के पहले आएगा तो बन जाएगा आपका एडवर्ब, या किसी एडजेक्टिव के पहले कोई वर्ड आएगा तब भी वो रहेगा आपका एडवर्ब ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा क्या लिटिल मोडी, क्या है आपकी
यहाँ पे है लिटिल मॉडिफाइज द वर्ब एडजेक्टिव नोन कह रहा है। यहाँ पे क्या है, आपका जो लिटिल है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, आपके नोन वर्ड को यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं इसको अच्छे से। क्या है, जो कि यहाँ पे एक प्रकार का एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, कि विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसका हमारा बन जाएगा एडवर्ब। ठीक, कह रहा है नोन मीन्स होता है यहाँ पे प्रसिद्ध या ज्ञात। सिनोनिम क्या आएगा इसका, फेमस आएगा, रिकॉग्नाइज करके आएगा, और आएगा यहाँ पे सेलिब्रेटेड करके आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा इसका हमारा एंटोनिम आएगा, ऑब्सक्योर आएगा, अननोन आएगा, और आएगा यहाँ पे हिडन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा गौर से आप लोग इसको। कह रहा आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। कह रहा है कि यहाँ पे स्टिल वाटर्स रन डीप। कह रहा है कि जो शांत जल होता है वो गहराई तक जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका डीप वर्ड क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या आपका कह रहा वर्ब है। कह रहा है स्टिल वाटर रन डीप। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है आपका, ये वर्ड आपका यहाँ बन जाएगा आपका एडवर्ब, क्योंकि ये जस्ट आपका मॉडिफाई कर रहा है आपके यहाँ पे वर्ब को। ये देख लीजिए आप यहाँ पे कह रहा है कि आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे एडवर्ब। क्यों क्यों कह रहा है यहाँ पे इन सम ट्रेडिशनल ग्रामर इट इज ट्रीटेड एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बट इन कंपटीशन एग्जाम इफ इट मॉडिफाई रन इट फंक्शन एज। वैसे भी जानते जब कोई वर्ड आपके किसी भी मतलब जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब ही कहलाएगा। ये सब की बातें यहाँ पे ज़्यादा गौर आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसका हमारा कुछ वर्ड आ गया। कह रहा है कि स्टिल डिस्क्राइब द नाउन वाटर दस इट इज एन एडजेक्टिव। देखिए ये जो वर्ड है ये इसके लिए आया। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना आपको, आगे बढ़िएगा। ठीक, यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा गया ये सब क्या है आपका, ये स्टिल शांत का सिनोनिम है, और ये शांत का एंटोनिम। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा आई हैवंट सीन हिम सिंस। कह रहा आई हैवंट सीन हिम सिंस द अंडरलाइन वर्ड इज। कह रहा है कि मैंने उसे नहीं देखा है, और कब से नहीं देखा ये बताया यहाँ पर नहीं गया। तो कह रहा है कि यहाँ पे सिंस वर्ड क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, और आपका एडजेक्टिव है। देखिए सिंस आपका यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि किसकी तरफ बता रहा है, ये टाइम की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये बन जाएगा आपका वर्ड यहाँ पर एडवर्ब। ठीक है, आप जानते हो कि जो टाइम दिखाता है, प्लेस दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, कंपेरिजन दिखाता है, वो वर्ड आपका एडवर्ब ही कहलाता है। अगर आपने लिख दिया यहाँ पे हेयर है, देयर है, नाउ है, देन, तो ये सब आपका एडवर्ब ही कहलाता है। तो इसी प्रकार आपका जो सिंस है ये टाइम को दिखाने का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे यहाँ पर हम एडवर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सिंस इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड डज नॉट गवर्न अ नाउन और प्रोनाउन इट इज मॉडिफाइज द वर्ब सीन, इसलिए टाइम। कह रहा है पे सिंस वाक्य के अंत में है, इसके बाद कोई संज्ञा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सीन क्रिया के समय को बता रहा है, इसलिए यह एडवर्ब कहलाएगा। अगर इसके बाद समय होता जैसे सिंस मंडे, तो यह प्रीपोजिशन आपका होता है। ठीक है, कन्फर्म कीजिए ध्यान से इसको। कह रहा है यहाँ पे सी जो वर्ड है आपका, इसका हमारा सिनोनिम होता है, ऑब्जर्व होता है, परसीव होता है, और विटनेस करके आता है। इसका एंटोनिम बन जाता है आउटलुक, इग्नोर या मिस करना, इसका हमारा एंटोनिम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 6 है। कह रहा है कि यहाँ पे अलाउस सी इज डेड द अंडरलाइन वर्ड इज। कह रहा है कि इसमें जो अलाउस वर्ड है ये तो आपके लिए एकदम से जी अलाउस है, वाओ करके है, आहा करके है, अलाउस करके है। जब कभी आपको ये मिल जाएगा, और आपने पढ़ा होगा हुर्रे करके है, जब मिल जाएगा तो ये वर्ड हमेशा क्या कहलाएगा, आपका इंटरजेक्शन ही कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें निशान कौन सा होता है, आपका मार्क होता है, यहाँ पे मार्क ऑफ इंटरजेक्शन हमेशा लगा रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इसके बारे में हर प्रकार से सब कुछ बताया गया आपको अच्छे से।
कह रहा है कि आंसर क्या था आपका, इंटरजेक्शन था। कह रहा है एलॉस इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस और ग्रीफ। कह रहा है कि एलॉस एक ऐसा वर्ड है जो अचानक उठी या आई भावना दुख को व्यक्त करता है। इट इज़ ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है कि ये क्या है, इस प्रकार के वाक्य व्याकरण से संबंध नहीं रखते हैं सीधा सीधा, इसलिए इनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है। कह रहा है यहाँ पे देखिए वर्ड आपको ग्रीफ है, मीन्स होता है शोक या दुख होता है। सिनोनिम क्या होता है इसका, सारो होता है, एंग्विश होता है और वो होता है। और इसका एंटोनिम होता है जो, जिसे कहते हैं जॉय आप लोग, डिलाइट है और इष्ट कैसे करके आपका यहाँ पे आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि बोथ द कैशियर एंड द अकाउंटेंट आर गिल्टी। कह रहा है इसमें दोनों कैशियर और अकाउंटेंट दोनों गिल्टी हैं। देखिए बोथ, बोथ मीन्स होता है आप जानते हैं दोनों, और जब ये क्या है किसी नाउन को, प्रोनाउन को, किसी सेंटेंस के पार्ट को जोड़ने का काम करता है, उनके बारे में कुछ बताने का काम करता है, तो वो होता है हमेशा आपका कंजक्शन। तो यहाँ ये बन जाएगा आपका कंजक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा चीज़ों को। कह रहा है बोथ इज यूज्ड एज पार्ट ऑफ पेयर। बोथ एंड आप जानते हैं बोथ एंड, यहाँ पे ऊपर लगा हुआ था बोथ डॉट डॉट एंड करके आएगा, जब भी आएगा एक कंजक्शन ही आप करेगा। ठीक है। अब इट ज्वाइंस टू नाउन्स कैशियर और अकाउंटेंट, इट इज अ कोरिलेटिव कंजक्शन। कह रहा है कि यहाँ बोथ का प्रयोग एंड के साथ एक जोड़े पेयर के रूप में हुआ है, जो दो संज्ञाओं को जोड़ रहा है। आपने देखा था कैशियर को और अकाउंटेंट को जोड़ने का काम कर रहा है, यह कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, इसे कहते हैं हम कोरिलेटिव कंजक्शन। इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बोथ डॉट डॉट एंड को बोलते हैं। ठीक है। इसी में आपका एंड करके भी आता है, आप ध्यान दीजिएगा। इसी में आपका नॉट ओनली बट आल्सो करके भी इसी में आता है। ठीक है। हाँ, इसी कंजक्शन में। इसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पे एक वर्ड है आपका गिल्टी, जिसकी मीनिंग होती है अपराधी। इसका सिनोनिम क्या होता है, कल्पेबल होता है आपका यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लेम वर्थी होता है आपका। इसका एंटोनिम इनोसेंट आता है, ब्लेमलेस आता है और राइटियस करके आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ वाटर इन आई वाटर द प्लांट्स डेली। देखिए यहाँ पे ये वर्ड क्या है, आई वाटर द प्लांट्स डेली। कह रहा है मैं रोज़ क्या पौधों को पानी देता हूँ। तो वाटर मीन्स क्या होता है, पानी देना। तो यहाँ एक प्रकार क्या होगा, एक प्रकार का वर्ब है। देखिए आप जानते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके बाद तुरंत आपका या तो हेल्पिंग वर्ब आता है या तो आपका आता है मेन वर्ब। ये तो आपको कंफर्म होगा अच्छे से। तो वाटर अगर आपका यहाँ पे एक प्रकार का ऑब्जेक्ट के रूप में आता तो ये बन जाता है आपका यहाँ पर नाउन, बट यहाँ पे वर्ब के रूप में आया है, जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है, तो यहाँ बन जाएगा आपका ये वर्ब। वाटर मीन्स यहाँ पे होता है पानी देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताया गया, कह रहा है कि यहाँ पे इन दिस सेंटेंस वाटर डिनोट्स द एक्शन। यहाँ पे कह रहा है सेंटेंस में क्या, वाटर क्या, कोई क्रिया, कोई कार्य को दिखाने का काम कर रहा है। पोरिंग वाटर मीन्स पानी उड़ेलना या डालने की बात कर रहा है। इट फॉलोज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बाद में आया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग, इसलिए आपके यहाँ वाटर वर्ड बन जाएगा, यहाँ पे एक बन जाएगा वर्ब। यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्ड है आपका डेली, इसका सिनोनिम आता है यहाँ पे एवरीडे, और क्या आता है यहाँ पे लिखा है ड्यूरनल लिखा है और लिखा है रेगुलर। इसका एंटोनिम आता है सेल्डम, रेयरली, वो आता है रेगुलर आपका आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि ही इज़ द राइट मैन फॉर द जॉब। कह रहा है कि जॉब के लिए एक अच्छा इंसान है। अंडरलाइन यहाँ पे क्या आपका जो राइट है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है आपका। तो ध्यान दीजिएगा इसमें ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि किसी नाउन के पहले आकर के उसके बारे में कुछ ना कुछ बताने का काम कर रहा है कि नाउन कैसा अच्छा है, एडजेक्टिव बन गया आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया राइट क्वालिफाइज द नाउन, मैन, नाउन को यहाँ पे मैन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। इट मीन्स सुइटेबल और करेक्ट, इसकी मीनिंग क्या होती है, राइट मीन्स सुइटेबल होता है और करेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपका एक वर्ड है राइट, जिसका सिनोनिम होता है सूटेबल होता है, एक्यूरेट होता है, एप्रोप्रिएट होता है। इसका एंटोनिम होता है रॉन्ग, इन एप्रोप्रिएट होता है या होता है इनकरेक्ट। ठीक है,
वर्ड्स को आप अच्छे से बढ़िया देख लीजिएगा, कहीं इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जाम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका कह रहा है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कह रहा है कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो देखिए लेस्ट का बताना आपको, यहाँ पे ये है क्या, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो देखिए लेस्ट मीन्स मीनिंग जानते होंगे आप, इसकी मीनिंग होती है कहीं ऐसा ना हो जाए। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, तो देखिए ध्यान से गौर करिएगा यहाँ पे ये एक कंजक्शन है। पूछे क्यों? क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर, दो पार्ट को, वर्क हार्ड को और यू शुड फेल को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कहलाएगा आपके यहाँ पे कंजक्शन, जिसकी मीनिंग क्या होती है, कहीं ऐसा ना हो जाए। और लेस्ट के बाद में हमेशा ग्रामर याद रखिएगा आप, यहाँ पे हमेशा शुड करके आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि लेस्ट कनेक्ट टू क्लॉजेट वर्क हार्ड एंड यू शुड फेल। कह रहा है यहाँ पे क्या है, ये लेस्ट जो है दो क्लॉज, दो सेंटेंस के पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है, वर्क हार्ड को और क्या, यू शुड फेल को। इसलिए इट एक्सप्रेसेस पर्पज और फियर सो दैट नॉट, या क्या इसकी मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या दिखा रहा है, सो दैट नॉट, कहीं ऐसा ना हो जाए, एक डर का बोध करा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसे हम कंजक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक और लिखा है फेल, इसका सिनोनिम होता है फ्लॉप, कोलैप्स या फाल्टर होता है, फाल्टर लड़खड़ाना होता है इसकी मीनिंग। इसका एंटोनिम होता है सक्सीड, ट्रियम्फ, एकॉम्प्लिश करके आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपके स्पेलिंग से आ गया है आपका। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, ए बी सी और डी। रिनेंसा लिखा आपका, इसमें कह रहा है कि ये देखिए ऐसे वर्ड्स है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, गौर करिएगा इसमें अच्छे से आप लोग। कह रहा है देखिए ये वर्ड आपका यहाँ पे आंसर से होता है आपको अच्छे से, इसमें ए सही है। कह रहा है कि यहाँ पे रेनेसास, इसमें क्या रेनेसा पढ़ते हैं इसको हम लोग, सही कौन सा, RENAI और यहाँ पे SSANC करके ध्यान रखिएगा। ये वर्ड आपके एग्जाम में बहुत पूछा आता है। इसकी मीनिंग होती है यहाँ पे रीबर्थ होता है, पुनर्जागरण, एक प्रकार का ये आपका फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, री लिखा रिनेंसा। ठीक, रिनेंसा, गौर कीजिएगा वर्ड पर, नहीं तो गलती आपसे डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है, इन तीनों को दिमाग से निकाल दीजिएगा आप। आप इसमें देखिए कि वर्ड आपका आया है ओनोमेटोपोइया। आप जानते हैं ये वर्ड आपके फिगर ऑफ स्पीच से लिया गया है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग वाला वर्ड, इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है इसकी, ये आप जानते हैं इसको बोलते हैं ओनो बोलते हैं, मे टो पोइया, तो इसमें आपका ए सही है, ए। ठीक है, ओनोमेटोपोइया, तो आपका इसमें ए आपका सही है। देखिए ए सही है आपका, बता रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यह एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ शब्द की ध्वनि उसके अर्थ को दर्शाती। कह रहा है ओनोमेटोपोइया में क्या होता है, इसे बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार, इसमें हमेशा ध्वनि का बोध होता है। लिखा है यहाँ पे बज और हिस करके लिखा है। ठीक है, कह रहा है कि इसे टुकड़ों में तोड़ें, बोलेंगे इसको हम ओनोमेटो, फिर बोलेंगे पोइया। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम, पोइया में, देखिए यहाँ पे POE आएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। ठीक, फिर AI से इसको हम जोड़ते कहते हैं ओनोमेटोपोइया, ये AI बोलते लास्ट में आता है, ये देखिए आपका ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वर्ड तो आप सबको ऐसे लर्न होंगे, इतना तो कन्फर्म है। अब इसमें एक वर्ड आ गया आपका मिलेनियम। कह रहा है इसमें सही वर्ड कौन सा आपका, मिलेनियम, ध्यान दीजिएगा इसमें अच्छे से वर्ड को। अब मिलेनियम सही कौन सा लग रहा है आपको, सही इसमें हमारा ए लग रहा है। ठीक है, मिलेनियम, इसमें DL और N करके आएगा, DL और N करके आएगा। ठीक है, ये वर्ड बना किससे, वर्ड बना आपका मिलियन से बना आपका। ठीक है, मिलियन से बना है आपका, ये सही आपका है। ये कह रहा है कि
इसमें डबल एल आएगा और डबल एन करके आएगा, मिले नियम करके आएगा, मिलेनियम, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग, जिसकी मीनिंग क्या होती है 1000 वर्ष का समय होता है। ठीक है। कह रहा है कि इस शब्द में डबल एल और डबल एन दोनों आते हैं। परीक्षा में अक्सर एन को सिंगल देकर भ्रमित किया जाता है। ठीक है। कह रहा है यहाँ पे मिले, फिर कह रहा है एन, ये ध्यान दीजिएगा, रूट वर्ड एनएस से लिया गया। एनएस माने होता है आपको मानते हैं वर्ष होता है आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें गौर करना आपको, कह रहा है इसमें वर्ड कौन सही है आपका, सुपर सीड, क्या पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा या चौथा। देखिए इसमें आपका पहला सही है, सुपर सीड आपका SUPERCEDE करके आएगा आपका। ठीक है। देखिए इसमें आपका बी सही, देखिए गलत हो जाता है इसे आपका, ये सुपर सीड करके आ रहा है, इसका अर्थ होता है किसी का स्थान लेना, टू रिप्लेस समवन करके आएगा, सुपर सीड करके आएगा। देखिए ये गलती कहाँ हुई थी हमारी, सी और एस को पहचानने में, ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग अच्छे से। सुपर सीड में आएगा SUPERCEDE करके आएगा। देखो इसको आप लोग को लिख के क्या चीज़ों को अच्छे से लर्न भी कर लेना अच्छे से, सब चीज़ें गलत ना हो आपके एग्जाम में। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्या है, क्या कह रहा है, यह इंग्लिश का एक लौता शब्द है जो सीड पर ख़त्म होता है, एक लौता शब्द। देखिए अदरवाइज यहाँ पे ये ज़्यादा बेटर था, लेकिन ये जानते हैं एक लौता शब्द बोला है। बाकी शब्द जैसे यहाँ पे देखिए सीड, ये भी आपका ना प्रेसीड, कंसीड, रिसीड पर ख़त्म होते हैं, लेकिन ये वर्ड ख़त्म होता है SEDE करके, तभी यहाँ पर ये कन्फ्यूज कर दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। ठीक है। देखिए जहाँ पे चीज़ें आपको ज़रूरी लगी उसका तुरंत वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, कॉमन एरर क्या है, किसमें क्या, ऑकर्ड। देखिए कौन सही है आपका, यहाँ पे OCC और यहाँ पे डबल आर आता है, इसमें CCR इसमें होगा आपका। देखिए ये ए सही है आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर ए सही है आपका, ये ऑकर्ड आपका। कह रहा है यहाँ पे ऑक्यूर वर्ड से बना है, इसका ऑक्यूर का ये क्या आपका, ये पास्ट टेंस है। कह रहा है कि नियम यह है कि जब किसी शब्द का अंतिम सिलेबल स्ट्रेस हो और कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो तो अंतिम शब्द डबल हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ये ऑकर्ड, यहाँ पे आपका क्या यू लिखा गया है, फिर आर लिखा है, इसलिए यहाँ पे आर को डबल कर दिया। देखिए यहाँ पर ये वॉवेल और ये वॉवेल, तो इसलिए आपका यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट डबल कर दिया गया आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे सी भी डबल और आपका यहाँ पे आर भी डबल। गौर कीजिएगा, सी के आगे भी वॉवेल है और इसके बाद भी वॉवेल है, आर के आगे वॉवेल है और बाद में वॉवेल, इसलिए यहाँ पे सी को डबल और आर को यहाँ पर डबल दोनों को कर दिया गया। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वर्ड आ गया आपका डायरिया। कह रहा है कि डायरिया इसमें सही कौन सा आपका है, क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, डायरिया। अब सही इसमें कौन सा लग रहा है आपको, वैसे तो सही हम लोग को यहाँ पे ए लग रहा है, चीज़ों को देखते हैं हम लोग अच्छे से। अब ए ही सही इसमें आपका वर्ड है। कह रहा है पे देखिए डायरिया में DIARHOE करके आता है, ध्यान दीजिएगा, डायरिया जो एक ब्रिटिश वर्ड है। ठीक। अमेरिका में लिखते हैं इस प्रकार से इसको, जी डायरिया को। कह रहा है UPTGT में आमतौर पर ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड मीन्स यही आपका पूछा जाता है। ठीक। इसलिए यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें डबल आर आता है, ब्रिटिश स्पेलिंग में ओ साइलेंट रहता है ये डायरिया में, और अमेरिका में क्या बोलते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि ओ हटा दिया ही जाता है यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये ऐसे वर्ड्स है जो कंफ्यूज करते। देखिए हम लोग खुद को कभी एक्सीलेंट ना समझें, ना हम ना आप। एग्ज़ाम में गलती किसी से भी एग्जामिनर करवा सकता है, और एग्ज़ाम में जहाँ जानते हैं जहाँ ऑप्शंस होता है गलती हमेशा वहीं होती है। रिटर्न में क्या होता है, हम लोग चीज़ों को थोड़ा अपने तरफ से लिख देते, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे डिफिनेट आपको चूज करना होता है, इसलिए गलती इसमें ज़्यादा आपकी होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपका 7 आ गया आपका। अब यहाँ पे सोलिक्यू आ गया आपका। देखिए सोलिक्यू आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, बार बार आपने पढ़ा होगा उसको। सोलिक्यू तो बहुत विलियम शेक्सपियर के प्लेज में आता है, आपने पढ़ा होगा उसमें, हेमलेट में टू बी और नॉट टू बी करके आया, तो ये सब आपका सोलिक्यू जानते होंगे आप अच्छे से। अभी देखिए आपका लिटरेरी टर्म करके आएगा, उसमें पूरा अच्छे से चीज़ें आपको मिल जाएंगी सब चीज़ें। अब करें यहाँ पे आपका सही कौन सा, सोलिल क्यू करके आता है,
तो इसमें सही कौन सा आपका ए है या बी है? तो ए सही, ध्यान दीजिएगा। आपका ये वर्ड है आपका सोलिक्यू में ए, इसे बोलते हैं सलिल क्यू। ठीक, SOLILOQUY। देखिए क्या होता है, वर्ड्स हमारे सामने बार बार पढ़ते बट हम उसकी स्पेलिंग पे गौर नहीं करते हैं। हम उसको क्या करते हैं, पढ़ लिए बस छोड़ देते हैं, लेकिन स्पेलिंग पे बहुत गौर करना होता है हम लोग को, खासकर एग्जाम के टाइम पर। ठीक, याद रखिएगा। ये सोली बोलते हैं सोलिल क्यू, और यहाँ पे क्या लिखा है, सलिल क्यू। ठीक, कह रहा है होता क्या, कह रहा है जब नाटक का पात्र मंच पर अकेले अपने विचार प्रकट करता है, जब वो सोचता रहता है, उसको क्या ऑडियंस को सुनाई पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम सलिल क्यू करके आता है आपका। ठीक है, ये कह रहा है देखिए यहाँ पे सोलस मीन्स क्या होता है, अकेला, और क्यू मीन्स होता है बोलना। मतलब क्या है, क्यू के बाद हमेशा आप जानते हैं यू आता है, इसमें अंत किससे होता है, वाई से होता है यहाँ पर। ठीक है, आपने गौर किया होगा क्यू के बाद में हमेशा यू आता है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जिसमें क्या है, बिना क्या है क्यू आपके यू के आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कौन सा वर्ड आ रहा है आपका, ये देखिए आप, ये वर्ड आ गया आपका लाइजन करके, लाइजन पढ़ते हैं इसको, लाइजन। तो इसमें आपका कौन सा है, हमें लगता है जहाँ तक आपका एस आई, इसमें डबल आई करके आएगा। ठीक है, ध्यान देना आपको, ये डबल आई तो आपका इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग पे आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ली ए आई सन, कह रहा है कि ली ए आई सन मतलब क्या, ली ए आई सन, समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ पे क्या, ली क्या है, एक ए आई का सन है, याद रखिए, ली क्या है, ए आई का और सन है, इसको ऐसी चीज़ों को याद कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ का ट्रिक हम लोग को बनाना चाहिए, जैसे कि एग्जाम के टाइम पे हमको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स का फेस या सामना ना करना पड़े। ठीक, ले आई सन, बस खत्म हो गया आपका, याद हो गया आपको, इससे भी अभी ये। ठीक, पॉइंट इसमें क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया आपका, जो कि आपके एग्जाम के लिए टिप्स है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यहाँ पे डबल, ये कह रहा है द डबल ट्रबल, डबल ट्रबल मतलब क्या है, ये जो डबल जहाँ पे आपके लेटर्स होते हैं हमको बहुत ज़्यादा ट्रबल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट वाले सबसे ज़्यादा आपके आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है ये एग्रेशन, पोजेशन, असेसमेंट, और यहाँ पे लिखा है मिस स्पेल, ये बहुत ज़्यादा गलती का आता है, तो इसको कहीं आप अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। एग्रेशन, देखिए ए डबल जी, यहाँ पे डबल एस है, इसमें डबल एस करके है, इसमें भी डबल एस करके, इसमें भी आपका डबल एस करके है। ठीक है, इसको चीज़ों को अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से। ठीक, फिर द ओ यू एस एंडिंग, मतलब जिससे ओ यू एस से जो आपका शब्द खत्म होता है वर्ड, जैसे मिस्चीवियस की स्पेलिंग ध्यान से देखें, इसमें VIOUS नहीं, सिर्फ OUS करके देखिए। ये आपने पढ़ा होगा से रिलीजियस करके आता, देखिए रिलीजियस करके आएगा, ये OUS और आगे यहाँ पे हमारा आई आया, लेकिन यहाँ पे क्या डायरेक्ट दे दिया, देखिए आपका ये VOUS करके आएगा। ठीक, इसमें चीज़ों को आपको अच्छे से गौर करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मिस्चेबस, फिर लिखा है ह्यूमरस, देखिए यहाँ पर भी आपका आई नहीं आया, यू को हटाई दिया गया, यहाँ पर हट जाता है यहाँ पे ये ह्यूमर से, फिर यहाँ पे ह्यूमरस, देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है, यहाँ पे जो आपका यू था यहाँ पे इंड में इसको हटा ही दिया गया है। ठीक, ये सीधे हो गया आपका ह्यूमरस। इसमें लिखा आगे कह रहा सफिक्स फुल, जब किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ते हैं तो एल कम हो जाता है, जब किसी शब्द में, आपने पढ़ा होगा, आपने लिखा यहाँ पे फुल, लेकिन जैसे लिखा आपने यूजफुल, तुरंत आपको यहाँ पे एक एल हमारा कम हो जाता है। आपका कैसे लिखा फेथ फुल, क्या बन गया फेथ फुल, देखिए गौर से, आपका यहाँ पे एक एल आपका कम हो गया। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे यूजफुल। ठीक है, लेकिन जब ये फुल होगा फिर बन जाएगा आपका यहाँ पे डबल एल। ठीक, आगे देखिए लिटरेट टर्म क्या आपका इलेजी, देखिए इलेजी है, ट्रेजेडी है, कैसेट्रॉफ है, डिनोमेंट है, हेमार्सिया, इन शब्दों की स्पेलिंग भी क्या है आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इलेजी है, ट्रेजेडी है, यहाँ पे कैटेस्ट्रॉफ है, डिनोमेंट है और हेमार्सिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स और इसके फॉर्म्स। ठीक, कह रहा है लाइफ इज आ स्पोकन विंग्ड बर्ड,
लाइफ इज ए स्पोकन विंग्ड बर्ड, ये कह रहा है इसमें क्या आपका इसमें फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है। सिमिल है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, हाइपरबोल है। सिमिली पढ़ते हैं इसको हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कंपेरिजन क्या, लाइफ इज आ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, क्या जीवन क्या है, एक टूटे हुए पर वाले पक्षी के समान के जैसा है। जब कंपेरिजन हम लोग करते हैं कभी दो वस्तु में और बिना यूज किए, क्या एज, लाइक, सो, सच, सेम, अगर इन सबको यूज नहीं करते हैं कंपेरिजन फिर भी करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमारा मेटाफर आता है। और जहाँ हम कंपेरिजन करते हैं सबको मिला करके लाइक, सो, सेम को, वहाँ पे हमारा सिमिली होता है। तो यहाँ पे आपका आएगा मेटाफर, इसे कहते हैं रूपक, मतलब उसी के रूप का। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका आंसर भी देखिए बताएगा आपको यहाँ पे, ये क्या, डायरेक्ट कंपेरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और यहाँ पे एज, हेयर इज डायरेक्टली कॉल्ड अ बर्ड। का जब डायरेक्ट हम लोग कंपेरिजन करते हैं बिना लाइक, एज, सो इन सब का प्रयोग करके, तो वहाँ पे मेटाफर आपका होता है। ठीक है, ये लिखा गया आपका यहाँ पे ऑल द वर्ल्ड्स आई स्टेज, ये क्या है आप जानते होंगे यहाँ पे किससे लिया गया, एज यू लाइक इट से पता होगा आपको, लिया गया लाइन। ठीक, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, एज रहेगा इस प्रकार से, तो आज लिखा था आपका एक्सप्रेस लेगा। ठीक, ये भी क्या आपका मेटाफर का एक प्रकार का एग्जाम्पल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा आपका वर्ड आ गया ना आपका, सलील क्यों करके आ गया आपका, देखिए स्पेलिंग और वर्ड देखिए आप। कह रहे क्या होता है, आपने पढ़ा था जब कोई एक एक्टर या कोई कैरेक्टर जब चीज़ों को सोचता है स्टेज पे खड़े होकर के, और इसकी बातों को जब आपके ऑडियंस भी सुनते हैं, बिना उसके बोले सुन लेते हैं, उसी को हम सोलिक्यूल बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए आप कैसे भी सही रहेगा। अगर आई स्पीच स्पोकन बाई कैरेक्टर इज ऑन स्टेज टू एक्सप्रेस इनर थॉट्स, जब इनर थॉट्स अपनी प्रकट करता है, ठीक है, स्टेज पे अकेला, तो उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर सोलिक्यूल। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ा होगा आपने, टू बी और नॉट टू बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कह रहा है कि आ पोएम ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड, कह रहा है कि एक पोएम जो कि 14 लाइन की है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे ओड बोलते हैं, एपिक बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं, या बोलते हैं एलिजी। तो आप जानते होंगे, तो विलियम शेक्सपियर की बात कर दिया गया, उनका अक्सर जानते हैं आप लोग, सोनेट्स 14 लाइन्स की होती है। ठीक, तो इसमें आंसर आएगा आपका यहाँ पे सोनेट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसमें देखिए थोड़ा पॉइंट कह रहा है पे, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्टेव होता है और सेस्टेट करके आता है। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे क्या, देखिए जब पिटारकन का था तो इसमें ऑक्टेव और सेस्टेट था। ऑक्टेव मीन्स होता है 8 लाइन का, और सेस्टेट होता है आपका यहाँ पे 6 लाइन का। लेकिन जब शेक्सपियर का तो इसमें क्या होगा, 3 क्वार्टरन हो गया, मतलब 3 क्वार्टरन, 3 क्या हो गया, 4 लाइन का हो गया आपका, ये 3 क्वार्टरन हो गया आपका, और एक हो गया आपका यहाँ पे 2 लाइन का। तो देखिएगा 3 चौके आपका 12 हो गया, और यहाँ पे 2 आपका 14 लाइन मिला, 14 लाइन का होगा। जब पेटरसन का था तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर था, लेकिन जब विलियम शेक्सपियर का है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका ये हो गया।